नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम लोग बात करेंगे दल बदल विरोधी कानून के बारे में। भारत में आए दिन हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां टूट जाती हैं, दल बदल होता रहता है। कोई विधायक किसी दूसरे दल में जा रहा है, कोई सांसद दूसरे दल में जा रहा है। सत्ता के सुख के लिए लोग इधर उधर भागते रहते हैं। इसी के रोकथाम के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1985 में संविधान के 92 संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून को लागू किया था, मतलब पेश किया था। उसके बाद वो लागू हुआ। इसके बाद 2003 में संविधान के 91 संशोधन में समूह की दल बदल की छूट को हटा दिया और मंत्रालयों के आकार को सीमित कर दिया। तो इन दो संशोधनों के द्वारा भारत में दल बदल विरोधी कानून को लागू किया गया। 70 के दशक में ये बीमारी भारतीय राजनीति में आई, जिससे जो है कोई भी स्थिर सरकार नहीं रह पाती थी। इससे विकास कार्यों अवरुद्ध हो रहे थे। कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर रही थी। कभी कभी हरियाणा में एक विधायक जी एक दिन में तीन बार जो है पार्टियां बदल लिए। और तो ये भारत की राजनीति में एक तरह से बीमारी की तरह ये हो गया राजनीति। और अभी पिछले कई 2-3-4 सालों में हमने देखा कि हरियाणा में किस तरह विधायक अपनी पार्टियां छोड़ के दूसरे विधायक दलों में गए हैं। या महाराष्ट्र में देखा है कि कैसे एनसीपी और शिवसेना के विधायक जो है अलग अलग गुट बना के अपनी पार्टियां बनाए या दूसरे दलों में जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे राज्यों में होता रहता है और देखते सुनने को मिलता है कि फला विधायक जो है अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे में चला गया। और फिर इससे जो है राजनीतिक रूप से रुकावट भी पैदा होती है, विकास कार्यों में भी व्यवधान होता है, सरकारें स्थिर नहीं रह पाती हैं, या फिर कोई भी सरकार की स्थिति डगाडोल रहती है अगर उतना उस तरह से उसके पास बहुमत नहीं है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, दल बदल विरोधी कानून के बारे में। भारत में दल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ निर्वाचित नेताओं को चुनाव के बाद गलत तरीके से राजनीतिक दल बदलने से रोकने के लिए बनाया गया था, जिसे 1985 में 92 संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची पेश की। यह कानून उन सांसदों विधायकों का आयोग ठहराता था जो अपनी पार्टियों से दल बदल करते थे। और इसे और मजबूत करने के लिए 2003 में संविधान के 91 संविधान संशोधन में समूह दल बदल की छूट को हटा दिया गया और मंत्रालयों के आकार को भी सीमित कर दिया गया। पहले जो मंत्रिमंडल का आकार होता था वो उसकी कोई सीमित संख्या नहीं रही। अब क्या है कि जितने निर्वाचित सदस्य हैं पूरी विधानसभा में, उसके 15% ही विधायक जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो इससे दो काम। दल विरोधी कानून भारत में एक ऐसा नियम है जो निर्वाचित नेताओं जैसे कि सांसदों विधायकों निर्वाचित होने के बाद राजनीतिक दल बदल करने से रोकता है। अगर वे अपनी पार्टी छोड़ देते हैं या बिना अनुमति के उसके खिलाफ वोट देते हैं तो उन्हें विधानमंडल में अपनी सीट खो देते हैं। इस कानून को 1950 में 92 संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुचित पार्टी होपिंग को रोकने और सरकार को स्थिर और ईमानदारी बनाए रखने के लिए जोड़ा गया। दल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद या संसदों या विधानसभा सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती है। उनको दंडित करने के लिए लाया गया। विधायकों दल बदल से हस्तक्षेप करने और सरकारों में स्थिरता लाने के लिए इसको लाया गया। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसको 1985 में पेश किया गया, संविधान में शामिल किया गया। क्या किसी भी राजनीतिक दल में दल बदल के आधार निर्धारित सदस्यों अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है। यह वर्ष 1967 के आम चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों द्वारा की गई सरकारों को गिनाने की प्रक्रिया थी। भारत ने दल विरोधी कानून हरियाणा में 1967 में गया लाल नामक एक विधायक ने एक दिन में 3 बार पार्टियां बदल ली, जिसके बाद भारतीय राजनीति में आया राम गया राम
मुहावरा प्रचलित हुआ। निर्वाचित और चुने हुए पार्टी सदस्यों ने बार बार दल बदल करने के कारण अच्छा प्रशासन मायावी हो गया, सरकारें अस्थिर हो गई और सरकारों को संचालित करने का में स्थिर वातावरण हो गया। यह महसूस किया गया कि एक दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता है, जो इस तरह से राजनीतिक दल बदल को हतोत्साहित और रोकने में की कोशिश करेगा। इसलिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में संविधान संशोधन 92 संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को संविधान में जोड़ा और फिर उसके बाद 2003 में इसमें और संशोधन करके और इसको प्रभावी बनाया गया। 1985 के अधिनियम के अनुसार यह किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था। 1985 में ये संशोधन में प्रारूप था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य निर्वाचित सदस्य किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इसको मान्यता मिलती थी। और मान लो किसी पार्टी के 10 ही विधायक हैं तो 4 विधायक चले गए तो उसका तो काम खराब हो गया। कोई सरकार गिर गई या सरकारें स्थिर हो जाती थी। तो इस तरह जो है फिर इसको और कड़ा करने के लिए 91 संवैधानिक संशोधन 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें बदल कर दिया गया और कानून की नजर वैधता के लिए किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में, 2/3 का मतलब अगर 50 सदस्य हैं तो कम से कम 26 सदस्य, जैसे सरकार बनाने के लिए चाहिए 2/3 सदस्य, उसी तरह किसी पार्टी में भी अगर दल बदल हो रही है तो 2/3 सदस्यों को दूसरी पार्टी में या दूसरा गुट बनाने के लिए इतने सदस्यों की आवश्यकता होगी, नहीं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। दल बदल के आधार पर अभिता के संबंधित मामलों का निर्णय ऐसे सदन में सभापति या अध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है या प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कोई भी सदस्य अगर दल बदल करता है तो उसकी पार्टी अगर उसके खिलाफ कोई अपील करनी है तो वो विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करेगा, उसको न्यायिक समीक्षा करेगा और वो निर्णय लेगा कि ये दल बदल जिस व्यक्ति ने दल बदल किया है वो सही है या गलत है, उसकी मतलब सदस्यता जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। प्रायः इसमें देखा जाता है कि जो अध्यक्ष या लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो ज़्यादातर बहुमत के द्वारा चुने जाते हैं। तो और ज़्यादातर लोग जो पार्टी छोड़ते हैं या दल बदल करते हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ ज़्यादा होता है, तो उसके निर्णय प्रक्रिया में बाधा भी आती है और कई बार ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसमें कई बार विधानसभा अध्यक्षों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फटकार भी लग चुकी है, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून जो है उसका विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के सामने वो मामले जाते हैं तो उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। और प्रायः देखा जाता है कि जब सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर लेती हैं, जब उनको ज़रूरत नहीं होती, तब ऐसे चीज़ों पे फैसला आता है। दल बदल का आधार स्वैच्छिक त्याग। यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, निर्देशों का उल्लंघन करना। कोई निर्वाचित सदस्य मान लो अपने पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर रहा है या पार्टी ने कोई चीज़ किसी काम के लिए मना किया है और पार्टी की नीतियों से अलग जा रहा है, तो ऐसे लोगों के भी ऊपर जो है दल बदल कानून लागू होता है। निर्वाचित सदस्य यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, मान लो कोई इंडिपेंडेंस निर्दलीय सदस्य चुनाव जीत के आता है और वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो उसके ऊपर भी दल बदल विरोधी कानून लग सकता है। इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, हम प्रायः देखते हैं कि विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा और संसद में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा या विधान परिषद में मनोनीत सदस्य चुन के आते हैं। तो ऐसे सदस्य भी अगर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होते हैं तुरंत, तो उनके ऊपर भी दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। दल बदल राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव। चुनावी जनादेश का उल्लंघन। जो विधायक एक पार्टी से चुनाव जीत के आता है वो
फिर मंत्री पद या कोई वित्तीय लाभ प्रलोभन के कारण किसी दूसरी पार्टी में जाना अधिक सुविधाजनक समझते हैं तथा पार्टी बदल लेते हैं, इसे दल बदल के रूप में जाना जाए या चुनावी जनादेश का उल्लंघन माना जाता है। सरकार के सामान्य कामकाज होता है। कुख्यात आयाराम गयाराम नारा 1960 के दशक में विधायकों द्वारा लगातार दल बदल की पृष्ठभूमि में आया था। इससे सरकारों के कामकाज पर प्रभाव पड़ता है। दल बदल के कारण सरकार में स्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है और प्रशासन प्रभावित होता है। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा होता है। दल बदल विधायकों खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है, जो स्पष्ट रूप के लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनादेश के खिलाफ है। हमने पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी हैं। वैसे तो ये हर समय होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो थोड़ा मजबूत है, केंद्र में मजबूत है, तो वो अगर किसी राज्य में थोड़ा सा कमज़ोर है तो वो दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़कर सरकार बनाने की चेष्टा करती है। या कोई किसी 2-4 सीटों से कोई सत्ता से बाहर है या जहाँ पे बहुमत का पैमाना लगभग बराबर है, ऐसी जगहों पे जो है विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन होता है, प्रभाव इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मंत्री पद का लालच या कोई भी प्रलोभन दिया जाता है, जिसके द्वारा दल बदल होता है। इससे सरकारें स्थिर हो जाती हैं, प्रशासन पे प्रभाव पड़ता है और इससे धन बल बाहुबल राजनीति में बढ़ता है, प्रशासन में। तो ये सारी चीज़ें होती है। दल बदल विरोधी कानून की चुनौतियां। कानून का पैराग्राफ 4। दल बदल विरोधी कानून के पैराग्राफ 4 में कहा गया है, यदि कोई राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलय करता है तो उसके सदस्य अपनी सीटें नहीं खोएंगे। पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि अगर कोई दल अपना दल का किसी दूसरे दल में विलय करता है तो ऐसे दल को के सदस्यों की सदस्यता नहीं जाएगी। और प्रायः देखा जाता है कि कोई जैसे छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, और वो उसके कुछ 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, तो ऐसी पार्टी ऐसे लोगों की सदस्यता नहीं जानी चाहिए। लेकिन इस विलय के लिए सदन में उसकी पार्टी के पास कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। या कानून नहीं बताता कि विलय करने वाली पार्टी का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर आधार है या नहीं। मान लो कोई पार्टी टूट गई और 2/3 सदस्य दूसरे उसमें चले गए, तो उस पार्टी का जो क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका आधार है या उसकी जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। प्रतिनिधि एवं संसदीय लोकतंत्र कमजोर है। दल बदल विधेयक कानून बनने के बाद संसद या विधायक को पार्टी निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करना पड़ता है और उन्हें अपने निर्णय से वोट देने की आज़ादी नहीं होती। दल विरोधी कानून लागू होने के बाद से कोई भी सदस्य लोकसभा या विधानसभा का अपने निर्णय अपने हिसाब से निर्णय ले सकता। पार्टी अगर जो व्हिप जारी करेगी, पार्टी जो निर्देश जारी करेगी, उसी को उसको मानना होगा। दल विरोधी कानून के विधायकों को मुख्य रूप से उनके राजनीतिक दल के प्रति जिम्मेदार ठहराकर जवाबदेही की श्रृंखला को बाधित करता है। मतलब जो भी सदस्य है उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, जो पार्टी कहेगी वो मानेगा। इस तरह पार्टी लोगों से ऊपर पार्टी हो जाती है। अध्यक्ष की विवादास्पद सूचना। दल बदल विरोधी कानून में सदन के सभापति या अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका होती है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि दल विरोधी जो भी याचिकाएं अध्यक्ष के पास जाती हैं उसमें बहुत विलंब हो जाता है और अध्यक्ष के फैसलों में सत्ता पक्ष या जिस पार्टी का वो सदस्य है उसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वहाँ निष्पक्षता का थोड़ा सा अभाव रहता है। कुछ मामलों में 6 महीने या कुछ मामलों में 3 वर्ष भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जो अवधि समाप्त होने के बाद भी निपटाए नहीं जाते, उसको अध्यक्ष लोग ज़्यादा खींचते हैं और वो परिस्थितियों के हिसाब से या बहुमत के आधार पे जो है के हिसाब से वो फैसला देते हैं कि किसी के पक्ष में क्या फैसला देना है। और कभी कभी ये देखा जाता है कि सदस्य की जो है कार्यकाल खत्म हो जाता है और फैसला नहीं आता, तो उसमें जो है अध्यक्ष जो है अपनी मनमानी करता है। विभाजन की कोई मान्यता नहीं। 91 संवैधानिक संशोधन 2004 के दल बदल विरोधी कानून में दल बदल विरोधी शासन को एक अपवाद बनाया है। हालांकि यह संशोधन किसी पार्टी में विभाजन को मान्यता नहीं देता, बल्कि इसके बजाय विलय को मान्यता देता है।
केवल सामूहिक दल बदल की अनुमति। यह सामूहिक दल बदल एक साथ कई सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की अनुमति देता है, लेकिन व्यक्तिगत दल बदल बारी बारी से एक या दो सदस्यों का दल परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। मान लो किसी पार्टी में पहले एक एक सदस्य जो है दल बदल कर रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है दल बदल विरोधी कानून लगेगा। इस दल बदल विरोधी कानून में 2/3 सदस्य ही अगर विलय करते हैं या कोई नया संगठन बनाते हैं, कोई नया गुट बनाते हैं, ऐसे लोगों को ही मान्यता देने का प्रावधान है। बहस और चर्चा को बढ़ावा देने के बजाय भारत के दल बदल विरोधी कानून ने पार्टियों और आंकड़ों पर आधारित लोकतंत्र का निर्माण किया है। इस संसद की किसी भी कानून पर होने वाली बहस कमजोर हो जाती है तथा असहमत या दल बदल के बीच अंतर नहीं रहा। मान लो कोई लोकसभा या विधानसभा में कोई विशेष महत्व पर चर्चा हो रही है, और क्योंकि विपक्ष अपने सदस्यों को व्हिप जारी करता है, सत्ता पक्ष अपने व्हिप सदस्यों को जारी करता है, तो कोई भी सदस्य अपने स्वविवेक से या कोई सार्वजनिक रूप से कोई अच्छी बात हो रही है, तो अगर पार्टी कह रही है कि उसका विरोध करना है या समर्थन करना है, तो उसको सदस्यों को वो मानना ही होगा। तो इससे चर्चा और सहमत के बीच अंतर रह जाता है। आगे की राह कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया, कानून के केवल उन वोटों के लिए मान्य होना चाहिए जो सरकार की स्थिरता पर निर्धारित है, उदाहरण वार्षिक बजट अनुमोदन तथा अविश्वास प्रस्ताव। कुछ विद्वानों ने कहा है कि दल बदल विरोधी कानून जैसे वार्षिक बजट हो गया या संसद या विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, ऐसे ही चीज़ों पे जो है दल विरोधी कानून, अगर कोई सदस्य पक्ष या विपक्ष में वोटिंग करता है, व्हिप का उल्लंघन करता है, पार्टी नीतियों का उल्लंघन करता है, तो उसको पर लागू होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक बहस हो रही है या कोई उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है और उस पर स्वविवेक से कोई अपना निर्णय दे रहा है, मतलब वोटिंग कर रहा है या कुछ बोल रहा है पार्टी के खिलाफ भी, तो ऐसे लोगों के ऊपर दल विरोधी कानून नहीं लागू होना चाहिए। ओलोहन के फैसले में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा है कि अध्यक्ष का कार्यकाल सदन में बहुमत के निरंतर समर्थन पर निर्भर है, इसलिए वह ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। वही अध्यक्ष वाले बात कि अध्यक्ष अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है और उसके ऊपर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, और क्योंकि वो बहुमत के समर्थन पर निर्भर है, तो जो पार्टियां या जिससे वो संबंध है उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो ये था दल बदल विरोधी कानून जो 1985 में आया, उसके बाद इस पर संशोधन करके 2003 में इसको और कड़ा किया। तो दल बदल विरोधी कानून उन्हीं लोगों पे लागू होता है जो अपनी पार्टियों के व्हिप का उल्लंघन करते हैं या अपने पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं। पार्टियां उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित करती हैं। दल विरोधी कानून जो है एक एक दो करके जो पार्टी छोड़ के जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी लागू होता है। दल विरोधी कानून में किसी भी पार्टी में विलय या कोई अलग गुट बन रहा है तो 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इससे कम होंगे तो उनकी सदस्य जाने का खतरा उत्पन्न होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।